Hello friends, welcome back to the next interesting session, that is practical difficulties or statistical difficulties of measuring national income. हमने लास्ट सेशन में थ्योरेटिकल डिफिकल्टीज पढ़ लिए थे, आपको याद भी होगा, आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, जिसमें हमने बात की थी कि इसे बहुत सारे कंसेप्चुअल डिफिकल्टीज है, जैसे ट्रांसफर इनकम जो है उसको ऐड करना है या नहीं करना है, इलीगल इनकम ऐड करना है नहीं करना है, अनपेड सर्विसेज की वैल्यू मनी में मेजर नहीं होती है, फिर ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, प्रोडक्शन जो आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज करते हो डेटा अवेलेबल नहीं होता है, राइट, इनकम ऑफ फॉरेन फर्म, मतलब इस तरह से हमने क्या पढ़ा, हमने बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ी जो आपको पता है कि नेशनल इनकम में ऐड होना चाहिए था, ऐड नहीं होता है, ऐड नहीं होना चाहिए था लेकिन ऐड होता है। तो ऐसी कुछ बातें हमने थ्योरेटिकल मतलब कंसेप्ट्स में जो डिफिकल्टीज आपको लगती है वो हमने डिस्कस कर ली है। अभी हम पढ़ना है कि आप जब नेशनल इनकम को एक्चुअल में काउंट करने जाते हो तो आपको क्या क्या प्रैक्टिकली या डेटा कलेक्ट करते स्टैटिस्टिकली आपको क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि 12th में आपको ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है, आपको 8 मार्क के लिए एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, तो आपको उस एंगल से इस क्वेश्चन को पढ़ना है। मैंने आपके लिए जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है इस क्वेश्चन का, इसमें 8 पॉइंट आपको दिए लगभग, इसका मैं आपको मिमी टेक्निक भी बना के दिया है जो आपको मैं एट द एंड बताऊंगा, बिकॉज हम पढ़ते वक्त इस सीक्वेंस में ही पढ़ने वाले हैं जो आपको दिया है, एंड एट द एंड हम क्या करेंगे उसको याद कर लेंगे क्लास में ही। तो आपको मैंने मिमी टेक्निक बनाया सिंपल, जिससे आप जो पॉइंट्स है उसको याद कर सको, और पॉइंट्स के अंदर का जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, एक बार समझना पड़ेगा, और हो सके तो आप प्रैक्टिस करके एक बार लिख लेना, मतलब एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन अगर पूछते हैं आप उसको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके, तो हम बढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। देखो क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं जो आपको प्रैक्टिकली फेस करनी पड़ती है जब आप नेशनल इनकम को मेजर करते हो तब। तो विल स्टार्ट। इन प्रैक्टिस अ नंबर ऑफ डिफिकल्टीज अराइजेस इन द कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा रिक्वायर्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ओके, तो आपको प्रैक्टिकली बहुत तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है जब आप डेटा कलेक्ट करने की बात करते हो, बिकॉज इंडिया में डेटा मेंटेन करना ये बहुत बड़ा चैलेंज है लोगों के लिए, तो लोग मेंटेन नहीं करते हैं, डेटा प्रोवाइड नहीं करते इसकी वजह से, एंड फिर आपको नेशनल इनकम काउंट करने में, मेजर करने में बहुत दिक्कत आती है। ओके, सम ऑफ द प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आर एज फॉलोज। क्या क्या दिक्कतें हैं हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। हमने ये पढ़ते वक्त ही बात की थी आपके मेथड्स के अंदर ही, आउटपुट मेथड आपको याद होगा तो, कि सबसे बड़ा जो दिक्कत है आउटपुट मेथड के अंदर वो है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। बिकॉज क्या होता है, आपका कहते हो एक ही कमोडिटी का वैल्यू 2 बार 3 बार या मल्टीपल टाइम्स अगर उसको काउंट कर लेते हो, तो ये जो है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ये बहुत बड़ा दिक्कत आपको आता है जब आप नेशनल इनकम को काउंट करने जाते हो। होता क्या है, आपको बहुत बार ये बाइफिकेशन करने में बहुत दिक्कत आती है कि प्रोडक्ट जो है वो फिनिश प्रोडक्ट है, मतलब फाइनल कंजम्पशन के लिए आप यूज कर रहे हो, या वो इंटरमीडिएट गुड्स है, because there are many commodities which can act as a intermediate goods also, and as well they act as a finished product also। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको कुछ जगह पे एज अ रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड्स बोल के यूज किया जाता है, और कुछ जगह पे वो डायरेक्टली फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज होता है। आपको क्या बोला है मेथड के अंदर आउटपुट में, कि आपको करना है जो आप फाइनल फाइनल गुड्स है जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, ऐसे ही गुड्स को आपको ऐड करना है। दैट मीन्स आपको इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नेशनल इनकम में ऐड नहीं करना चाहिए, ऐसा बोला हुआ है, बराबर है। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि कौन सा गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स है और कौन सा गुड्स फाइनल गुड्स है, इसको समझ पाना प्रैक्टिकली क्या है, बहुत दिक्कत है। मेरे को एग्जांपल बहुत सारे दिए थे, जैसे शुगर होता है, शुगर क्या है, फॉर द स्वीट मार्ट, जो स्वीट मार्ट होते हैं जहाँ पे स्वीट बनाते हैं, अलग अलग टाइप की मिठाई बनाते हैं, तो उनके लिए क्या है, स्वीट क्या है, इट इज अ इंटरमीडिएट गुड्स, बिकॉज स्वीट को यूज शुगर को यूज करेंगे फॉर मेकिंग स्वीट्स, तो उनके लिए शुगर क्या हो गया, इट इज अ रॉ मटेरियल और आपका हो गया इंटरमीडिएट गुड्स। बट आप घर में शुगर यूज करते हो चाय बनाने के लिए, राइट, आप दूध पीते हो या और भी बहुत सारी जगह पे आप शुगर डालते हो, तो वहां पे शुगर क्या हो गया, इट्स अ फाइनल प्रोडक्ट। तो फिर शुगर को आपको फाइनल प्रोडक्ट समझना है या इंटरमीडिएट गुड समझना है, ये बहुत दिक्कत है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आपको समझ में आपको। टोमेटो की बात करेंगे, टोमेटो केचप जब यूज कर रहे हैं, टोमेटो केचप जब बन रहा है तब वो क्या है, इट्स अ इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन जब आप टोमेटो को घर पे यूज कर रहे हो आपके सब्जी बनाते वक्त, तो क्या है, इट इज अ फिनिश प्रोडक्ट। आपको एग्जाम्पल है फ्लोर का एग्जाम्पल, कि जो
गेहूं है, राइट, वो जब बेकरी में जो रहा है आटा, गेहूं का आटा जो है वो क्या है वहां पे, फिर वो क्या है, वो आपका इंटरमीडिएट गुड्स है। बिकॉज बेकरी में आप जो पाव ना ब्रेड बना रहे हो तो उसपे क्या है, वो इट्स अ इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन वही फ्लोर आप जब घर में यूज कर रहे हो तो क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है। दैट मीन्स यू आर गेटिंग द पॉइंट कि ये जो चीजें हैं इनको समझ पाना दिक्कत है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें आपको समझ में दिक्कत है कि ये रॉ मटेरियल है, इंटरमीडिएट गुड्स है या फिनिश प्रोडक्ट है। तो आपको समझ भी नहीं आएगा तो आप नेशनल इनकम में फिर उसको ऐड कैसे करोगे ना, ऐड करना है कि नहीं करना है, आपको समझ में कैसे आएगा फिर। क्लियर, पढ़ेंगे। देखो, द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इज ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग का सबसे बड़ा एक दिक्कत आता है आपको जब आप नेशनल इनकम काउंट करने जाते हो तब। इट अराइजेस फ्रॉम द फेलियर टू डिस्टिंग्विश प्रॉपरली बिटवीन द फाइनल एंड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ये दिक्कत आती है कि आपको, बिकॉज आपको बहुत डिफिकल्ट होता है ये डिस्टिंग्विश कर पाना कि कौन सा प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट है और कौन सा प्रोडक्ट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। ये बाइफर्केट करना क्या है, बहुत डिफिकल्ट होता है। ओके, चलो आगे देखो। फॉर एग्जाम्पल, फ्लोर यूज बाय अ बेकरी इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। आप अगर बेकरी में फ्लोर यूज कर रहे हो तो वो क्या है, आपके लिए वो रॉ मटेरियल है या इंटरमीडिएट गुड्स है। लेकिन वही फ्लोर आप जब घर में यूज कर रहे हो तो आपके लिए क्या है, आप रोटी बनाने के लिए आपके लिए क्या फाइनल प्रोडक्ट है। तो आपको ध्यान में आ रहा होगा ये चीज कि एक ही प्रोडक्ट कहाँ पे इंटरमीडिएट गुड बोल के यूज होता है एंड कहीं पे वो फाइनल प्रोडक्ट बोल के उसको आप यूज करते हो। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बाइफरकेट कि विच प्रोडक्ट इज फाइनल प्रोडक्ट एंड विच प्रोडक्ट इज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, बिकॉज उसका यूज पे आप बोलते हो कि ये रॉ मटेरियल है या इंटरमीडिएट गुड्स है या वो फिनिश प्रोडक्ट है। तो यूज अभी ये जो प्रैक्टिकली आप जब नेशनल इनकम को निकालने जाओगे तो आपको डेटा मिलेगा कहाँ से ना, ये चीज का कि कितने प्रोडक्ट एज अ इंटरमीडिएट गुड्स यूज हुए हैं एंड कितने एज अ फाइनल प्रोडक्ट यूज हुए हैं। तो इसके वजह से क्या होता है, डबल काउंटिंग का एक डर जो होता है ना वो आपको हमेशा बना रहता है, जिससे नेशनल इनकम क्या होता है, इन्फ्लेट हो सकता है, जितना है उससे ज्यादा दिख सकता है। दैट इज द डिफिकल्टी। क्लियर, चलो सेकेंड, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज सेक्टर। इंडिया में आपको पता है कि मेजोरिटी ऑफ पीपल अभी भी क्या है, फार्मिंग पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो और आपने अगर देखा होगा इंडियन फार्मिंग का तो आपको पता होगा कि वहां पे क्या है, जो फार्मर होता है वो गुड्स प्रोड्यूस करता है और वहां पे जो प्रोडक्शन हुआ है उसको कहता है वो खुद के लिए भी यूज करता है, दैट इज वन थिंग, एंड उसी को उस प्रोडक्ट को कहता है दूसरे प्रोडक्ट के लिए एक्सचेंज करता है। इस एग्जाम्पल, सपोज आई एम अ फार्मर, आई एम प्रोड्यूसिंग wheat, I what I will do, I will exchange that wheat for maize or for rice। तो ये तो मैं जनरली यहाँ पे बार्टर सिस्टम का भी इंडिया में अभी भी चलता है और मेनली फार्मर मतलब फार्मिंग में तो चलता ही है, गांव में विलेजेस में तो बहुत ज्यादा चलता है अभी भी। ठीक है, फिर ऐसे जगह पे अगर आप गुड्स के बदले गुड्स अगर दे रहे हो, अगर आप वहां पे मनी यूज नहीं कर रहे हो, आप मार्केट में प्रोडक्ट को ला ही नहीं रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप खेत में या आप बाहर के बाहर कर रहे हो, गुड्स को बेच रहे हो, गुड्स के बदले आप उसकी मनी वैल्यू मतलब रुपीज में उसको बेच नहीं रहे हो, मार्केट में आके उसको बेच नहीं रहे हो। तो ऐसे केस में वहां पे अगर मार्केट में वो गुड्स आए ही नहीं है तो आपको समझ पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि कितने गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं। तो कितने गुड्स अगर प्रोड्यूस हुए हुए समझ में नहीं आएगा तो वो आप नेशनल इनकम में ऐड कर ही नहीं पाओगे। तो ऐड नहीं कर पाओगे तो उससे क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम अंडर एस्टिमेट हो जाएगा, जितना है उतना नहीं दिखेगा। बिकॉज बहुत सारी गुड्स क्या है, बाहर की बाहर सेल हो गए हैं, बाहर के बाहर एक्सचेंज हो गए हैं विदाउट यूजिंग ऑफ मनी, उसे हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। तो ऐसे केसेस में आपको नेशनल इनकम में काउंट करना उन चीजों को, उन गुड्स को फिर डिफिकल्ट होता है। तो चीजें क्या होती है, फिर एक्सक्लूड हो जाती है। मतलब ऐड करना चाहिए था लेकिन ऐड नहीं हो पाता है, just because it is not entered into the market and it is exchanged out of the market for goods, that is for barter system। क्लियर, पढ़ेंगे। इन इंडिया स्पेशली इन रूरल एरियाज, गांव में आपको जनरली पता है, देयर एग्जिस्ट अ नॉन मोनेटाइज सेक्टर। नॉन मोनेटाइज मतलब क्या, नॉन मनी, मतलब जिसको आप मनी में एक्सचेंज नहीं करते हो, जहाँ पे मनी का यूज करके चीजें नहीं होती है, विदाउट मनी सेटलमेंट जो है वो हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल गुड्स के बदले गुड्स, उसे कहते हैं नॉन मोनेटाइज। ठीक है, एग्रीकल्चर स्टिल बीइंग इन द नेचर ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस मतलब क्या, उदर निर्वाह के लिए, मतलब आपके लाइफ के लिए ना, उसके लिए आप करते हो फार्मिंग। तो
farming, a major part of production is partly exchange for goods and services. अभी क्या है मेजर पार्ट जो फार्मिंग का आप जो प्रोड्यूस करते हो उसमें से मेजोरिटी क्या है बाहर के बाहर क्या है गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज हो जाता है विदाउट द यूजिंग ऑफ मनी. अभी पीछे सर्वे हुआ था तो उसमें मालूम पड़ा था कि जो मंडियां है ना जो जहाँ पे आप ये फार्मिंग का प्रोडक्ट बेचते हो फार्मर अपना प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसमें सिर्फ 6% अप्रोक्सीमेटली 6% लेस देन 10% जो है वो गुड्स जो फार्म ने जो प्रोड्यूस हुआ है वो सिर्फ लेस देन 6% लेस देन 10% मतलब अप्रोक्सीमेटली 6% जो है सिर्फ मार्केट में सेल होता है. मार्केट कमेटी आपने नाम सुना ना मार्केट कमेटी तो वहां पे सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 6% जो है उतना ही सेल होता है जितना प्रोडक्शन हुआ एग्रीकल्चर में उसमें से सिर्फ 6%. मतलब बाकी क्या हो रहा है बाहर की बाहर बेचा जा रहा है. एक तो लोग क्या करते हैं बाजार जो बनता है उसमें बाजार में बेच देते हैं उसका डेटा भी अवेलेबल नहीं होता है. तो ये जो सब चीजें हैं आपको समझना है. इसके वजह से फिर क्या है इट इज एक्सक्लूडेड व्हाइल काउंटिंग नेशनल इनकम. इसके वजह से क्या है वो एक्सक्लूड हो जाता है जो होना चाहिए था इंक्लूड और एक्सक्लूड हो जाता है. क्लियर है आपको समझ में आ रहा है. डिफिकल्टी क्या है आपको समझना है. डिफिकल्टी क्या है कि मनी में वो सेल ही नहीं हो रहा है तो मार्केट में आ ही नहीं रहा है और मार्केट में न आने की वजह से वो नेशनल इनकम से एक्सक्लूड हो रहा है नेशनल इनकम में ऐड नहीं हो पा रहा है. क्लियर. थर्ड बात करेंगे हम पहला पूरा पढ़ लेंगे एंड आगे मैं आपको मेमोरी टेक्निक देने वाला हूँ. एक सिंपल मैंने बनाया है आप लोगों के लिए अच्छा लगा तो आप देखना अगर आपके हिसाब से बाकी आप खुद का भी बना सकते हो. थर्ड हम पढ़ेंगे इनएडिक्वेट एंड अनरिलायबल डेटा. देखो इनएडिक्वेट का मतलब है कि जितना सफिशिएंट चाहिए उतना सफिशिएंट ना होना. इनएडिक्वेट मतलब जितना चाहिए उतना न होना उसे कहते हैं इनएडिक्वेट इनसफिशिएंट. एंड सेकंड होता है अनरिलायबल मतलब क्या रिलायबल ना होना मतलब उस पर हम भरोसा कर सकते हैं ऐसा डेटा न होना. तो इंडिया में जो डेटा हमें मिलता है वो ना ही एडिक्वेट है एंड ना ही रिलायबल है. डेटा पूरा भी नहीं मिलता है एंड जो मिला है वो भी उसकी ना मतलब उस पर भरोसा करना भी क्या है हमारे लिए डिफिकल्ट है मतलब रिलायबल डेटा नहीं होता है. और उसके वजह से फिर क्या है आप नेशनल इनकम को एग्जैक्टली ना मतलब प्रॉपर तरीके से काउंट नहीं कर पाते हो. ऐसे बहुत सारे सेक्टर है इंडिया में जो क्या है उसका डेटा मिलता ही नहीं है बिकॉज वो क्या है अलाइड एक्टिविटीज बोल के आप करते हो और उसका प्रॉपर बोलते हैं ना अकाउंटिंग जो होता है प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट जो होता है वो मेंटेन हो ही नहीं पाते हैं बिकॉज जनरली इलिटरेट लोग भी बहुत होते हैं. आगे वो एक पॉइंट आने वाला है फिर से तो उसके वजह से क्या फिर लोग डेटा मेंटेन भी नहीं कर पाते हैं. ठीक है चलो बात करेंगे एडिक्वेट एंड करेक्ट डेटा ऑन प्रोडक्शन एंड कॉस्ट डेटा रिलेटिंग टू क्रॉप्स fisheries, animal husbandries, forestry, construction workers, small enterprises are not available. तो डेटा करेक्ट एंड एक्यूरेट जो है वो इन सब चीजों के बारे में अवेलेबल नहीं है होता नहीं है. ठीक है डेवलपिंग कंट्री में इंडिया जैसे इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री पता आपको तो वहां पे भी डेटा अवेलेबल नहीं होता है इन सब का. बिसाइड्स दिस डेटा ऑन अनअर्न्ड इनकम. ठीक है ना व्हाट इज अनअर्न्ड इनकम ऐसा इनकम जो आपने कुछ काम प्रोडक्शन मतलब काम न करते हुए आपको मिला है. जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर बोला जाओ बोलने की बात करेंगे हम तो आपने सपोज बैंक में एफडी किया है. ठीक है आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है तो आपने उसके लिए कुछ काम किया है क्या नहीं. आपने पैसा सेव किया आपको उस पर इंटरेस्ट मिल गया. आपने कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया आपको कंपनी ने डिविडेंड दिया. तो ये इंटरेस्ट है ये जो डिविडेंड है या आपने सपोज आपकी जगह रेंट पे दी होगी आपको रेंट मिल रहा है हर महीने तो ये जो चीजें है यहाँ पे आपने कुछ सर्विस दिया है क्या कुछ नहीं दिया है. तो ये क्या है उसे कहते हैं पैसिव इनकम. पैसिव मतलब आपने कुछ एक्टिव काम ना करते हुए आपको जो इनकम मिला है उसे कहते हैं पैसिव इनकम और उसी को हम कहते हैं अनअर्न्ड इनकम. आपने कुछ काम नहीं किया है ना कुछ आपने प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं किया है फिर आपको काम मिला है. नेशनल इनकम में ऐड करना है ना बिकॉज आपने रेंट दिया है तो इनकम अर्न हुआ है तो इट्स एक्टिविटी. लेकिन हम बात करें आपने कुछ एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं किया है यहाँ पे और इसीलिए क्या है उसे हम कहते हैं अनअर्न्ड इनकम. तो मुझे बताओ बहुत सारे लोग जो है वो इसका डेटा देते ही नहीं है. कितने लोग ऐसे होते हैं जो रेंट पे जगह दी होती है आपने ना आपने टेनेंट होते हैं जिस टेनेंट मतलब क्या जिसको आपने रेंट पे दी होती है उसे टेनेंट कहते हैं. तो आप उनको देते हो महीने का आपको कुछ रेंट मिलता है लेकिन आप दिखाती नहीं आपके इनकम के अंदर कि आपने आपकी जगह आपका शॉप जो भी है आपने रेंट पे दिया होगा. अनलेस कुछ बड़ी अमाउंट होगी आप दिखाते ही नहीं हो. ठीक है या बड़ी अमाउंट भी रही
तो बहुत लोग क्या करते हैं, दो डीड बनाते हैं, एक एक्चुअल डीड जिसमें एक्चुअल डेटा होता है सब, एंड दूसरा एक डीड बनाते हैं जस्ट फॉर द टैक्स पर्पस, जिसमें आप रेंट बहुत कम दिखाते हो कि आपको टैक्स कम लग जाए। तो ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती है इंडिया में, है ना। तो बिसाइड्स दिस डेटा ऑफ अनअर्न्ड इनकम, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन, है ना, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, फिर गांव के लोग हो या अर्बन मतलब सिटी के लोग हो, उनका डेटा भी अवेलेबल नहीं है कि लोग कितना खर्चा कर रहे हैं इस पे, कंजम्पशन पे, है ना, हमें कितना किराना पे खर्चा कर रहा हूँ, कितना मैं टीवी पे खर्चा कर रहा हूँ, या अलग अलग चीजें हैं, शूज पे कितना कर रहा हूँ, कपड़ों पे कितना कर रहा हूँ, जो एक्सपेंडिचर है, कंजम्पशन हो या इन्वेस्टमेंट हो, ये जो डेटा है वो अवेलेबल नहीं होता है बहुत बार, एंड दिस डज नॉट रिवील द एक्चुअल साइज ऑफ नेशनल इनकम। देखो फिर ना ही इनकम का डेटा अवेलेबल है एंड ना ही एक्सपेंडिचर का डेटा अवेलेबल है प्रॉपर तरीके से, और उसके वजह से फिर जो है वो ट्रू पिक्चर जो है नेशनल इनकम का वो हमें नहीं मिल पाता है। अगर डेटा ही नहीं है इन सब चीजों का तो हम नेशनल इनकम में ऐड कैसे कर पाएंगे एक्यूरेटली, नहीं कर पाएंगे। तो नहीं कर पाएंगे तो डेटा जो हमारा नेशनल इनकम है वो सही है एग्जैक्टली उसका कोई गारंटी नहीं होता है। समझ में आ रहा है आपको पॉइंट? आगे फोर्थ, डेप्रिसिएशन। अभी आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया था कि आपको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मिलता है, जिसमें आप क्या करते हो, जितने भी आपने गुड्स एंड सर्विसेज साल भर में प्रोड्यूस किए कंट्री के अंदर उसकी वैल्यू ऐड करते हो, प्लस आप क्या करते हो, फॉरेन का इनकम जो होता है नीफा जिसे हम कहते हैं नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसको आप ऐड करते हो, तो आपका बन जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एंड देन वी डिडक्ट डिप्रिसिएशन फ्रॉम द जीएनपी सो दैट वी विल गेट नेट नेशनल प्रोडक्ट, एंड दूसरे हम कहते हैं नेशनल इनकम, एनएनपी इज कॉल्ड एज नेशनल इनकम। तो मेरे को लगा डिप्रिसिएशन आपको डिडक्ट करना है, डिप्रिसिएशन डिडक्ट करना है, आपने एक्सेप्ट भी कर लिया, चलो ठीक है सर, आपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं, उसके लिए आपने असेट्स यूज किए हैं, असेट्स पे वेयर एंड टेयर हुआ है, असेट्स को आपने यूज किया तो उसका घसारा, डिप्रिसिएशन को घसारा कहते हैं मार्केट में, आपने उस पर घसारा हुआ है, डिप्रिसिएशन हुआ है, तो आपने एग्री कर लिया कि चलो ठीक है सर, आपने बोला तो हम सुन लेते हैं, मान लेते हैं कि माइनस करना है, अग्री, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पे आती है फिर? दिक्कत आती है डिप्रिसिएशन के कैलकुलेशन के अंदर। आपको पता है ऐसा कोई यूनिवर्सल कोई मेथड नहीं है, ऐसा कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं है कि जो आपको फॉलो करना है डिप्रिसिएशन निकालने के लिए। नेशनल इनकम में बोला नहीं कि आपको ये मेथड यूज करना है, ऐसा आपको तो अलग अलग मेथड्स है, एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड है या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, और बाकी भी आप अगर आगे लेवल पढ़ते हो तो आगे और बहुत सारे मेथड्स है डिप्रिसिएशन को काउंट करने के लिए, डिप्रिसिएशन निकालने के लिए, बराबर है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रेट्स अलग अलग होते हैं, राइट, मशीनरी पे अलग है, बिल्डिंग पे अलग है, अलग अलग जगह पे अलग क्या है, रेट्स है। ऊपर से और एक चीज, अलग अलग एड्स के अंदर अलग अलग रेट्स है, इनकम टैक्स में अलग है, कंपनीज एक्ट में अलग है, आप और कुछ आप अकाउंटिंग में पढ़ते हो तो वहां पे अलग होता है। तो मतलब देखो इतनी सारी प्रोविजंस है, इतनी सारी चीजें हैं डिप्रिसिएशन में, तो एग्जैक्टली कितना डिप्रिसिएशन यहाँ पे आपको लेना है उसका कोई ऐसा प्रॉपर स्टैंडर्ड रेट्स या स्टैंडर्ड मेथड जो है वो ऐसा कोई बताया नहीं गया है। और इसीलिए डिप्रिसिएशन को निकालना तो आपको है, समझ में आ गया, अग्री भी कर लिया आपने, लेकिन निकालना कैसे है ये बहुत बड़ा एक चैलेंज आपके सामने होता है आप जब डिप्रिसिएशन निकालने जाते हो तब, बिकॉज देयर आर एन नंबर ऑफ असेट्स व्हिच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। आपने साल भर के अंदर पूरे इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे असेट्स यूज किए हैं, अलग अलग टाइप के असेट्स यूज किए हैं, तो कौन से असेट्स यूज किए हैं, कौन से कैटेगरी के असेट्स है वो, फिर उस पर कौन सा मेथड यूज करना है, क्या रेट से डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, ये सारी दिक्कतें जो है वो आपको आने वाली है जब आप डिप्रिसिएशन निकालने जाओगे। सिंपल पढ़ेंगे, देखो डिप्रिसिएशन रिफर्स टू वियर एंड टियर ऑफ कैपिटल असेट्स। वियर एंड टियर है ना, आपने जो यूज किया है उसके वजह से जो उसका घसारा हुआ है ना, उसके हिसाब करते हो डिप्रिसिएशन चार्ज करते हो ड्यू टू देयर यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। आगे देयर आर नो यूनिफॉर्म, देखो नो यूनिफॉर्म मतलब कोई एक यूनिफॉर्म मतलब क्या, एक सेम होना, देखो कोई सेम कॉमन और एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड रेट ऑफ डिप्रिसिएशन एप्लीकेबल टू द वेरियस कैपिटल असेट्स। जो अलग अलग टाइप के असेट्स हैं उनके लिए ऐसा कोई कॉमन यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऐसा कोई रेट नहीं है डिप्रिसिएशन का कि जो आप सभी असेट्स के लिए यूज कर सको। हर एक असेट्स के लिए अलग अलग रेट होता है, आप कितना यूज किया है उसके हिसाब से आप रेट भी चार्ज करोगे।
तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आपको आने वाली है जब आप प्रैक्टिकली डेप्रिसिएशन को निकालने जाओगे तब। और इसीलिए आपको बोला देखो, thus it is difficult to make correct deductions for depreciation। और इसीलिए आपको करेक्ट डिडक्शन जो है डेप्रिसिएशन का वो करना बहुत डिफिकल्ट है। आगे, कैपिटल गेन्स एंड लॉसेस। अभी ये भी एक बहुत दिक्कत आती है कि देखो एग्जांपल हम लेंगे, आपने सपोज कोई एक लैंड परचेज कर लिया है, आपने कोई जगह परचेज कर ली, आपने 2018 में परचेज की एग्जांपल के 5 लाख रुपए में, ठीक है। अभी 2020 चालू है, वो जगह कोरोना वगैरह छोड़ दो, सपोज उस जगह की वैल्यू बढ़ गई, कुछ वहां पे कोई प्रोजेक्ट आ गया, कोई भी चीज की वजह से जगह की रेट बढ़ गया, आज उसकी वैल्यू कितनी है, 8 लाख रुपीज है। 2 साल में कितना हो गया, 8 लाख रुपए उसकी वैल्यू हो गई। अभी आप अगर उसको बेच रहे हो तो आपको कितना मिलेगा, 3 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो कैपिटल असेट्स पे आपके वैल्यू का जो एप्रिसिएशन हुआ है ना, आपका जो वैल्यू बढ़ी है, उसे हम कहते हैं कैपिटल गेन। उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल गेन कहते हैं। आपका जो देखो अभी लैंड क्या है, आपका कैपिटल असेट है आपको, या बिल्डिंग जो होता है ये क्या है, दीज आर द कैपिटल असेट्स। और वो असेट्स की वैल्यू अगर आपकी बढ़ती है तो अब क्या कहते हैं, आपको एप्रिसिएशन हुआ है वैल्यू में, उसे हम कहते हैं गेन, कैपिटल गेन। अगर वैल्यू कम हो गई तो उसे हम कहते हैं कैपिटल लॉस, है ना, कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, आपने 2018 में असेट लिया, एग्जांपल के हिसाब से हमारे, आपने 2020 में आप सोच रहे हो कि बेचना है, उसका रेट बढ़ गया है, 3 लाख रुपए से बढ़ गया 8 लाख रुपए हो गया। मुझे बताओ आपने कुछ प्रोडक्शन उस पर किया है क्या, नहीं। आपने जगह ली, वो जगह वैसे कैसे पड़ी है, आपने से आपका बोर्ड लगा दिया वहां पे कि हाँ ये जगह मैंने परचेज की है, मतलब कोई दूसरा उस पर गलत तरीके से हाँ ओनरशिप ना ये कर ले, क्लेम कर दे, तो ये आपने कर दिया, आपने उसको लगा तो आपने साइड साइड से उसने पैक भी कर दिया आपने, है ना, कुंपन बोलते हैं ना उसको, तो आपने वो भी कर दिया, ठीक है। लेकिन आपने प्रोडक्शन कुछ किया क्या, कुछ नहीं किया आपने। आपने प्लॉटिंग किया क्या वहाँ पे, नहीं किया। आपने बिल्डिंग बनाया क्या वहाँ पे, नहीं किया। आपने जगह इसी से पड़ी है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ, सब सिर्फ टाइम गुजरने की वजह से, अभी आज वैल्यू 5 लाख था, आगे 8 लाख हो गया, तो जस्ट बिकॉज ऑफ पैसेज ऑफ टाइम, टाइम की वजह से क्या हुआ, आपकी वैल्यू बढ़ गई, एसेट्स की वैल्यू। तो यहाँ पे आपने जो साल है उसमें कोई प्रोडक्शन नहीं किया है, प्रोडक्शन नहीं किया है, और इस वजह से आपकी जो 3 लाख रुपए जो आपको ओके, तो आपको जो कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस जो होने वाला इस एग्जांपल में 8 लाख होगी तो आपको गेन होगा, और अगर कम हो गई 5 लाख की, अगर सब 4 लाख हो गई तो आपको 1 लाख का लॉस होगा। तो आपको जो भी कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस होने वाला है, ये आपने कुछ प्रोडक्शन किया उस वजह से नहीं होने वाला है, और इसीलिए उसको हम नेशनल इनकम में क्या है, ऐड नहीं करेंगे। ओके, हाँ, अगर आपने यहाँ पे लैंड लिया, आपने यहाँ पे बिल्डिंग बना के बेचा, आपने प्लॉट गिरा के उसको बेचा, मतलब आपने कुछ यहाँ पे काम किया है और आपने उसको बेचा है, तो वो हम ऐड करते हैं, आपको ये चीज समझना है। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ पैसेज ऑफ टाइम अगर आपका वैल्यू में एडिशन होता है तो वो जो है वो हम नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते हैं। समझना आपको चीज, तो ये भी आपको समझना है, दिक्कत आपको आने वाली है। कैपिटल गेन्स और कैपिटल लॉसेस विच अक्रूज टू दी प्रॉपर्टी ओनर्स, है ना, जो ओनर होते हैं उनको मिलने वाला है या लॉस होने वाला जो भी, बाय इंक्रीज इन और डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल असेट्स और चेंजेस इन द डिमांड आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। आप ऐड नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो, बिकॉज दीज चेंजेस डू नॉट रिजल्ट फ्रॉम द करंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये जो है आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी कुछ किया क्या यहाँ पे, नहीं, और उसके वजह से आपको ये जो गेन या लॉस है वो नहीं हुआ है, इसलिए आपको जो चीजें हैं, जो गेन या लॉस है, कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस, वो आपको नेशनल इनकम में ऐड नहीं करना होता है। ओके, चलो आगे बात करेंगे। इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस, मैं आपको पहले ये चीज बताई थी कि इंडिया में इलिटरेसी भी बहुत ज्यादा है, लगभग 25%, 1/4 पॉपुलेशन हमारी क्या है, इलिटरेट है अप्रोक्सीमेटली आसपास। और इग्नोरेंस, बहुत लोग लिटरेट भी है लेकिन इलिटरेट जैसा बिहेव करते हैं, राइट। डेटा मेंटेन करना उनको आता नहीं है, लेकिन पढ़ाई तो की है ना, लेकिन बिजनेस कर रहे हैं तो उनको डेटा कैसे मेंटेन करना है, बुक्स कैसे मेंटेन करना है, सेल परचेज का डेटा कैसे रखना है, उनको इन चीजों का आइडिया नहीं होता है, या वो चाहते नहीं कि वो सीख जाए, राइट। तो
ये चीजें हैं, आपको समझना है चीज कि ये इसकी वजह से क्या होता है, बहुत लोग इलिटरेट है तो डेटा दे नहीं सकता है, और बहुत लोग इग्नोरेंट होते हैं तो वो लोग क्या होते हैं, वो लोग भी डेटा मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और फिर मेंटेन ही नहीं कर पाएंगे तो इन्फॉर्मेशन दे नहीं पाएंगे, इन्फॉर्मेशन दे नहीं पाएंगे तो ऑब्वियसली आपका वो चीजें है, जो प्रोडक्शन जो उन्होंने किया है, जो एक्टिविटीज उन्होंने की है, स्मॉल फार्मर्स या स्मॉल ट्रेडर्स, उनकी जो एक्टिविटीज है, उनका जो प्रोडक्शन है, वो फिर नेशनल इनकम में ऐड नहीं हो पाता है। बात करेंगे, देखो, ड्यू टू इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी स्मॉल प्रोड्यूसर्स, छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर होते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, आपको याद होगा, डू नॉट कीप एन अकाउंट ऑफ देयर प्रोडक्शन। कैसा, जनरली उनको टैक्स भी लगता नहीं है, राइट। गवर्नमेंट भी बोलता है कि 2.5 लाख रुपए, अगर आपका 2,50,000 रुपए इनकम से आपका ज्यादा है तो आपको टैक्स पे करना है, तो बहुत लोग क्या करते हैं, फिर मेंटेन करते ही नहीं है। तो होता क्या फिर ऐसे केस में, फिर वो जो चीजें है वो नेशनल इनकम में ऐड नहीं हो पाती है। सो दे कैन नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ देयर आउटपुट। तो कितना उन्होंने आउटपुट प्रोड्यूस किया है, क्वांटिटी टर्म्स में या रुपीज टर्म में, मनी टर्म्स में, वो दे नहीं पाते हैं, वो इंफॉर्मेशन नहीं बता पाते हैं। तो इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो फिर डेटा नहीं मिलेगा गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ऐड कहां से करेगा, ऐड नहीं कर पाता है फिर गवर्नमेंट। समझ में आया? आगे नेक्स्ट पॉइंट, डिफिकल्टीज इन द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। देखो, हमारे यहाँ इंडिया में क्या है, एक आदमी एक काम नहीं करता है, एक से ज्यादा काम बहुत बार करता है। वो जनरली फार्मर्स की अगर बात करेंगे तो पता आपको कि वहां पे एक काम नहीं होता है, राइट। मतलब पूरे साल भर में आपको फार्मिंग में काम नहीं होता है। आपको पता है, साल में आपको 7 से 8 महीने आपको काम करना होता है। जनरली जब मानसून होता है तो आपको काम वहां पे फार्म आप क्या करते हो, क्रॉप लगाते हो, और बाद में अगर बारिश है, पानी है, कुछ आपके पास वेल है, तो आप क्या करते हो, लगाते हो। अदरवाइज आपके पास 4 महीने या फिर 8 महीने का ही काम होता है, अगर आप 2 टाइम आप क्रॉप लगा रहे हो तो। लेकिन बाकी जो टाइम होता है उसमें आपके पास टाइम होता है, खाली होते हो आप लोग। फार्मर्स क्या होता है, उनके पास कुछ काम नहीं होता है, वो क्या करते हैं, फिर फार्मिंग के साथ साथ कुछ अलाइड एक्टिविटीज भी करते हैं। जैसा एग्जांपल, डेयरी प्रोडक्ट जो होता है, राइट, वो होता है, या और भी कुछ जो ऐसी चीज होती है, उसमें कहते हो दे इंगेज देमसेल्फ इन दीज एक्टिविटीज, जिससे क्या कुछ एक्स्ट्रा इनकम उनको मिल सके, बिकॉज फार्मिंग से रिलेटेड ही होता है वो, और उनको कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी उससे मिल जाता है। लेकिन होता क्या है, वो लोग जो होते हैं वो फार्मिंग का तो डेटा सपोज मेंटेन करेंगे, फार्मिंग का तो अभी सपोज एग्जांपल के लिए वो मार्केट में आके बेचेंगे, लेकिन जो बाकी जो चीजें होती है वो स्मॉल क्वांटिटी में होता है ना। एग्जाम्पल, अगर मैं मिल्क का है तो 2-4 काऊ या 5-6 काऊ रहेंगे मेरे पास, एज अ फार्मर मैं उसको मिल्क निकालता हूँ, वो क्या कहता हूँ, बेचता हूँ, तो इतना बड़ा काम नहीं उसका, है ना आपको। तो फिर वहां पे वो जो चीजें है, उसको जो जो मिल्क का प्रोडक्शन वहां पे जो हुआ है, वो जो है वो डेटा अवेलेबल नहीं होता है, बिकॉज मैं सिर्फ मेरा फार्म का इनकम दिखाता हूँ ना, जो मैंने मार्केट में बेचा होता है। लेकिन बाकी जो चीजें हैं, जो अलाइड एक्टिविटीज का जो इनकम मुझे मिल रहा है, वो इनकम मैं नहीं दिखाता हूँ, या बहुत छोटा होता है वो, तो दिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, समझ आपको। तो फिर वो जो है वो क्या है, उसको समझ पाना कितना इनकम ऐसे अलग एक्टिविटीज से भी जनरेट हुआ है, वो एग्जैक्टली ऐड नहीं हो पाता है नेशनल इनकम निकालते वक्त। देखो, इन इंडिया वर्किंग पॉपुलेशन इज नॉट क्लियरली डिफाइंड। फॉर इंस्टेंस, फार्मर्स इन इंडिया आर नॉट एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर अराउंड द अराउंड द ईयर। मतलब साल भर वो एग्रीकल्चर में एंगेज नहीं होते हैं, बिकॉज साल भर कुछ काम नहीं होता एग्रीकल्चर में, राइट। 6 महीने 8 महीने काम होता है, बाकी टाइम फिर कहते हो दे एंगेज देमसेल्फ इन सम अदर एक्टिविटीज। ऑब्वियसली इन द ऑफ सीजन दे एंगेज देमसेल्फ इन अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशंस, या फिर कोई शॉप पे काम कर लेंगे 4 महीने के लिए, राइट, या कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स को बताया, या और भी कुछ जो पॉसिबल है वो। In such a case, it is very difficult to identify their income from a particular occupation. तो एक ऑक्यूपेशन से कितना इनकम जनरेट हुआ है, वो आइडेंटिफाई कर पाना, वो निकाल पाना, वो समझ पाना क्या है, बहुत डिफिकल्ट होता है। बिकॉज वगैरह एक के साथ और भी वो ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, और वो क्या करते हैं, जो मेन ऑक्यूपेशन होता है उसी का इनकम शो करते हैं, जनरेट करते हैं, दिखाते हैं। तो बाकी जो ऑफ सीजन में वो चीजें करते हैं, उसका इनकम का कोई डिटेल नहीं होता है जनरली, समझ में। और इसलिए फिर वो नेशनल इनकम में ऐड नहीं हो पाता है, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट जो आपको, जो डिफिकल्टी आपको पढ़ना है, वो है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। देखो, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन जो है, आपको नेशनल इनकम करते वक्त बहुत जरूरी है, आपको प्रॉपर इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना जरूरी है। इन्वेंट्री मतलब क्या, सिंपल भाषा में क्लोजिंग स्टॉक। आपके पास जो WIP है, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, जिसपे आधा काम हो चुका है,
या कुछ काम हो चुका है, कुछ काम बाकी है, राइट। या उसे मतलब सेमी फिनिश प्रोडक्ट भी बोलते हैं, उसको सेमी फिनिश या WIP बोलते हैं उसको, वर्क इन प्रोग्रेस, राइट। या रॉ मटेरियल्स है, या इंटरमीडिएट गुड्स है, या फिनिश प्रोडक्ट है जो बन चुके हैं लेकिन अब तक बेचे नहीं गए हैं, आपके पास पड़े हैं आपकी इन्वेंट्री में। ये सब चीजें को क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को हम इन्वेंट्री कहते हैं। तो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रू वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर आपने गलती से भी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन गलत कर लिया तो उससे आपका जो प्रोडक्शन का वैल्यू है वो भी गलत हो जाएगा। प्रोडक्शन का वैल्यू गलत हुआ मतलब ही क्या, आपका नेशनल इनकम का वैल्यू भी गलत हो जाएगा। और आपको अगर नेशनल इनकम का वैल्यू अगर सही से चाहिए है तो जरूरी क्या है, आपको इन्वेंट्री का वैल्यूएशन जो है वो सही तरीके से करना पड़ेगा। आपने अगर मिस्टेक कर दिया तो तकलीफ हो जाएगी। आपको पता भी होगा देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। ऐसा फीफो मेथड भी है, लिफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो, या लिफो भी है लास्ट इन फर्स्ट आउट, या एवरेज मेथड भी होता है, राइट। तो ऐसे अलग अलग मेथड है, कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हो एंड आप किस तरह से इन्वेंट्री का प्रॉपर तरीके से आपको क्या वैल्यू लेना है, आपको इन्वेंट्री का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या लेना है, राइट। तो ये चीजें होती है, ये बहुत प्रैक्टिकली आपको बहुत दिक्कत आती है इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करने में, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करने में। लेकिन अगर आपने गलती कर दी वैल्यूएशन में तो आपका फिर नेशनल इनकम भी अंडर एस्टिमेट या ओवर एस्टिमेट हो सकता है। और इसीलिए आपको बोला है कि ये भी एक दिक्कत आती है बहुत बार जब आप नेशनल इनकम को मेजर करते हो। देखो, रॉ मटेरियल्स, इंटरमीडिएट गुड्स, सेमी फिनिश प्रोडक्ट एंड फिनिश प्रोडक्ट इन द स्टॉक ऑफ अ प्रोड्यूसर आर नोन एज इन्वेंट्रीज। फिर वो रॉ मटेरियल हो या इंटरमीडिएट गुड्स हो या सेमी फिनिश हो या फिनिश प्रोडक्ट हो, जो स्टॉक में पड़े हैं, जो हमारे पास है, अभी तक बेचे नहीं गए हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्री कहते हैं। जो बेचना हो गया उसको इन्वेंट्री नहीं कहेंगे। Any mistake in the measuring the value of inventory will distort the value of final production of the producer। अगर आपने इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में चेंजेस कर दिए, गलती कर दी, तो उससे आपका नेशनल इनकम भी क्या होगा, अफेक्ट होगा, ठीक है। Therefore, valuation of inventories requires careful assessment। इसलिए आपको केयरफुली ध्यान देके क्या करना होता है, असेसमेंट मतलब कैलकुलेशन करना पड़ता है इन्वेंट्री का। अगर आपने गलत तरीके से या कुछ गलत मेथड से, है ना, गलत प्राइस पे आपने वैल्यूएशन कर दिया तो उससे आपका नेशनल इनकम गलत हो सकता है ना। नेशनल इनकम अफेक्ट हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है। और इसीलिए आपको नेशनल इनकम को प्रॉपर तरीके से क्या करना है, वैल्यूएशन करना है। मतलब प्रॉपर आप इन्वेंट्री का वैल्यूएशन प्रॉपर तरीके से करोगे तो नेशनल इनकम का वैल्यूएशन सही तरीके से हो पाएगा। और ये एक वन ऑफ द डिफिकल्टी आपको फेस करनी पड़ेगी आप जब क्या करोगे, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करोगे तब। तो ऐसी बहुत सारी डिफिकल्टीज है जो हमने देखी ऑलरेडी, और कुछ ऐसे भी है जो आपको यहाँ पे नहीं दी होगी। तो इतना आपको 8 पॉइंट आपको पढ़ने हैं, प्रैक्टिकल में 8 पॉइंट देखे हमने। अगर आपको देखना है, मैं आपको मेमोरी टेक्निक भी देने वाला हूँ तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। अगला जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। जैसे कि आपको पता है कि ये क्वेश्चन अभी के लिए, ये साल के लिए निकाल दिया गया है कोविड की वजह से, लेकिन हम उसको पढ़ने वाले हैं, तो अगले सेशन में उसको कंप्लीट करेंगे हम। और तब तक करेंगे जो हमने अभी पढ़ लिया है उसको हम क्या करेंगे, मेमोरी टेक्निक 8 ही पॉइंट जो है आपको, उसका हम मेमोरी टेक्निक क्या करेंगे, बना लेंगे और याद भी कर लेंगे। देखो, मैंने आपके लिए बनाया है प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज ऑफ नेशनल इनकम का मेमोरी टेक्निक। सिंपल है, दीदी इन पीसी। तो आप, मैंने सिंपल दिया है दीदी इन पीसी, आप थोड़ा उसमें ऐड कर सकते हो दीदी इज बिजी इन पीसी, ऐसा कर सकते हो, मतलब थोड़ा उसका मीनिंग बन जाएगा। दीदी, आपकी दीदी जो होती है सिस्टर, इज बिजी, इज बिजी जो है वो एडिशनल रहेगा सिर्फ याद रखने के लिए। इन पीसी मतलब दीदी आपकी क्या है, पीसी में बिजी है, तो इसका मतलब ऐसा हो जाएगा। अभी DIDIIN इस सभी वर्ड जो है उसका अपना जो पॉइंट है उसमें कुछ ना कुछ आपका वर्ड आने वाला है, पॉइंट आने वाला है। तो मैंने कौन से वर्ड के लिए क्या वर्ड यूज किया है आपको मैंने नीचे दिया है, आप देख सकते हो। हर एक चीज जो है मैंने ट्राई किया है कि सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो पॉइंट में का वो लिया जाए, जिससे आपको पॉइंट जो है क्लिक हो जाए कि उसमें दिया क्या एग्जैक्टली, है ना। ऐसा फर्स्ट लेटर लेना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं होता है, और वो लेना भी नहीं चाहिए आपने, बिकॉज आप सिर्फ फर्स्ट लेते हो तो बहुत बार फर्स्ट क्या होता है, सेम होता है, प्रॉब्लम ऑफ दिस, तो आप पीपीपी भी लेने जाओगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी। इसलिए आपको देखना है जो मेन पॉइंट होता है, मेन वर्ड होता है, आपको वो लेना चाहिए,
जिससे आपको जो पॉइंट है वो याद रखने में, रिमेंबर करने में याद इजी हो जाए। ठीक है, तो देखो क्या है, डी फॉर फर्स्ट पॉइंट जो हमारा था, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट डी। आई फॉर थर्ड पॉइंट जो था, इनएडिक्वेट एंड अनरिलायबल डेटा। ठीक है, फिर से जो डी है उससे है डिप्रिसिएशन, बात हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। अगला जो डी है उससे है, आप नेक्स्ट नेक्स्ट वाले सकते हो, दोनों आए हैं, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज आप ले सकते हो। ओके, अगला फिर से आय है, उसका है इलिटरेसी का आय, इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस। देखो मैं आपको जो मैंने वर्ड लिया है उसका फर्स्ट लेटर मैंने आपको ब्लू करके दिया है, जिससे आप समझ सको कि कौन सा वर्ड मैंने किस चीज के लिए लिया है। आई फॉर इनका, आई फॉर इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस। फिर से जो एन दिया है उसका है एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज, नॉन मोनेटाइज एन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, नॉन मोनेटाइज, तो एन लिया मैंने यहाँ पे, नॉन मोनेटाइज सेक्टर। अगेन पी जो है दैट इज पॉपुलेशन का मैंने लिया, देखो डिफिकल्टीज इन द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। ठीक है, एंड लास्ट जो सी है वो है कैपिटल गेन्स एंड लॉसेस। तो कैपिटल से सी लिया है। अब आपको डी तीन पीसी दो तीन बार याद करना, आपको एक बार खुद से लिख लेना है। डी फॉर क्या है, प्रॉब्लम डबल काउंटिंग। आई से क्या है, इनएडिक्वेट एंड अनरिलायबल डेटा। फिर से डी है उससे क्या है, डिप्रिसिएशन। फिर से आई है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। फिर से आई है उससे क्या है, इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस। एन से क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज सेक्टर। पी से क्या है, डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का पी है। एंड सी फॉर कैपिटल गेन्स एंड लॉसेस। तो आई होप आप इसको कर लोगे। हर क्वेश्चन के लिए मेमो टेक्निक लेना अच्छी बात नहीं होती है। देखो कुछ क्वेश्चन जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में आ सकते हैं, और उसका क्वेश्चन डिफिकल्ट है आपको अगर लगता है, तो उतने ही क्वेश्चंस के लिए आप मेमो टेक्निक प्रेफर करो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रॉब्लम होता है कि आप लोग को क्या लगता है, मेमो टेक्निक ज्यादा आपको अच्छा लगता है, लेकिन एक दो क्वेश्चन जब पढ़ते हो, 10 क्वेश्चन पढ़ते हो, तो आपको अच्छा लगता है मेमो टेक्निक। लेकिन अगर आप 50 क्वेश्चन के लिए मेमो टेक्निक याद कर लेते हो, तो होता क्या है, फिर डी से यहाँ पे तो डबल काउंटिंग था, लेकिन दूसरे इसमें डी से अलग कुछ रहेगा, हाँ अगले इसमें डी से अलग कुछ रहेगा, आई से यहाँ पे कुछ अलग है, वहां पे अलग, तो आप इसमें और कौन से क्वेश्चन का कौन सा मेमो टेक्निक है वो भी याद करना आपको दिक्कत आ जाता है। और फिर कौन से डी का यहाँ पे क्या है वहां पे क्या है, आप कंफ्यूज हो जाते हो ज्यादा। और इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि जहां पे इंपॉर्टेंट है और डिफिकल्ट है, दोनों आपके अगर जो क्राइटेरिया है अगर सेटिस्फाई होते हैं, तो ही आप मेमो टेक्निक यूज करो। अदरवाइज मेमो टेक्निक के पीछे मत भागो। आपको इनिशियली अच्छा लगेगा वो, लेकिन बाद में उसको आपको दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। और पॉइंट अगर 8 या उससे ज्यादा पॉइंट्स है तो ही मेमो टेक्निक प्रेफर करो। 5-6 पॉइंट है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, तो फिर वहां पे मेमो टेक्निक बना के आपका दिमाग को एक्स्ट्रा लोड मत दो। आपको क्वेश्चन तो याद करना है, मेमो टेक्निक भी याद करना पड़ेगा। तो थोड़ा वाइज स्टडी करो, स्मार्ट स्टडी करो। हर जगह पे है ना, गलत तरीके से पढ़ाई करना अच्छी बात नहीं है। मेमो टेक्निक आपके सुविधा के लिए है ना, आपके इफिशियंसी के लिए है। उसको आपके मतलब गलत आप तरीके से यूज करोगे उसका, तो आपको उसका नुकसान सहन करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आपको आपका ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। लाइक करना अच्छा लगा तो, एंड प्लीज आपके दोस्तों के साथ शेयर भी करना। सब्सक्राइब करना अगर आपने अभी तक नहीं किया होगा तो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।